हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो ये साथियों हमारी मई महीने की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हम कर चुके हैं, तो जिन साथियों ने वो नहीं देखी है एक बार देख लेना। 1-2 दिन हमारी क्लासें नहीं आई थी, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो समस्या दूर हो चुकी है। यानी अब आपको डेली क्लास मिलने वाली है सुबह 8 बजे। सभी साथी तैयार रहे करें, करंट अफेयर की क्लास हमारी डेली आपको मिलेगी अब। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी करना है, क्योंकि अब करंट अफेयर की सीरीज हमारे रुकेगी नहीं। डेली आपको क्लास मिलेगी और बहुत बेहतरीन सवाल में विद कंटेंट कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का देखिए पहला सवाल है, और पहला ही सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। सवाल क्या है देखते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, इस तरह से भी तुम्हें याद रखने हैं। सिर्फ क्वेश्चन याद नहीं करना है, जितना भी उसमें कंटेंट है, चीजें हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका, तो इसलिए सारी चीजें मैंने मेंशन की है, ध्यान से देखना है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से किस नए डिजिटल पोर्टल का अनावरण किया गया है। आजकल देखिए पोर्टल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वास्थ्य भारत पोर्टल याद रखना। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वास्थ्य भारत पोर्टल। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका नाम तो देख लिया हम लोगों ने, स्वास्थ्य भारत पोर्टल। यह पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विजन पर आधारित है, जिसका लक्ष्य सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी और तीव्र बनाना है। तो कभी कभी आपसे लक्ष्य भी पूछ लेते हैं, तो वो भी याद में रखना है आपको। मरीजों को इस पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी कि ABHA आभा से सीधे जुड़ने और अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा देश के अस्पतालों में डेटा मैनेजमेंट और मेडिकल एंट्री के कार्यों में लगने वाले समय व संसाधन में 20 से 40% तक की भारी कमी आएगी। तो ये सारे पॉइंट भी तुम्हें मोटे मोटे याद रखने हैं। कुछ एग्जामों में ऐसा भी होता है कि थ्योरी बना के 2-3 ऑप्शन पूछ लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। लिपुलेख दर्रा, ठीक है, क्षेत्र में चल रहे सीमा विवाद के कारण हाल ही में किस पड़ोसी देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी है? तो कौन सा पड़ोसी देश है हमारा वो जिसने मानसरोवर यात्रा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी है? तो वो है नेपाल। तो नेपाल ने ये काम किया है, ध्यान रखना आप लोग। क्यों किया है जानते हैं। तो नेपाल ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को स्थगित कर दिया है। 1816 की सुगोली संधि, अब ये संधि भी आप याद रखना कि सुगोली की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? तो भारत और नेपाल के बीच। आधार पर काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसके राष्ट्रीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। यानी कि नेपाल का मानना है कि सगोली संधि के अनुसार जो 3 क्षेत्र हैं, उनमें एक काला पानी, लिम्पुधुरा और लिपुलेख उसके क्षेत्र में आते हैं। लेकिन भारत का मानना है कि लिपुलेख दर्रा पूर्ण रूप से भारतीय भूभाग में स्थित है, और 1954 से ही यह कैलाश जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक मार्ग बना रहा है। तो भारत का मानना यह है कि 1954 से ये भारत के क्षेत्र में है। इसी को लेकर भारत ने नाथुला जो सिक्किम में पड़ता है, लिपुलेख जो उत्तराखंड में पड़ता है, होते हुए यात्रा की तैयारी जारी की थी। हालांकि नेपाल ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी नहीं रोकी है। भारत ने जाने की तैयारी पूरी शुरू कर दी है, और ये होगा भी, क्योंकि भारत का मानना है कि लिपुलेख दर्रा हमारे क्षेत्र में आता है, जबकि नेपाल का मानना है कि वो उसके क्षेत्र में आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है साथियों नई दिल्ली को। किसको सौंपी गई है? नई दिल्ली को। तो ये होने वाला है कहां पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। तो ध्यान रखना आप लोग। और कहां पर होगी? त्यागराज स्टेडियम में। इसका नाम भी याद रखना है। आयोजन कब होगा इसका? 27 जुलाई से लेकर आपका 2 अगस्त तक। इसका आयोजन दिल्ली राज्य सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ मिलकर करेंगे। दुनिया भर के 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच किस भारतीय राज्य के राज्यपाल ने राज्य की विधानसभा तथा मौजूदा सरकार को भंग करने का बड़ा आदेश दिया है? तो ये देखिए हुआ है पश्चिम बंगाल में, और सभी आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी अपनी राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। तो उसी चीजों को लेकर काफी समय तक विवादों में रही थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा और सरकार को भंग करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। तो इनका नाम भी याद रखना, RN रवि। और यह बड़ा और महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में निहित है। मुख्य कारण क्या था इसका? वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वोटों में गड़बड़ी हुई है, सीटों में घपला हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने अपने पद ना छोड़ने का मन बना लिया था। उन्हीं चीजों को लेकर ये चीजें हुई, तो ध्यान रखना आप लोग। वर्ष 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात को पछाड़कर भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? यानी कि गुजरात को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है तमिलनाडु। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु ने 2025 में लगभग 6.85 लाख टन समुद्री मछलियों का उत्पादन दर्ज किया है, जो इसे देश का अग्रणी मत्स्य उत्पादन बनाता है। यानी कि अब तमिलनाडु मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पर आ गया, गुजरात सेकंड नंबर पे। गुजरात के मत्स्य उत्पादन में 15% की कमी देखी गई, जिसका मुख्य कारण वहां का मौसम, समुद्री चक्रवात, शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों ने पाबंदी लगाई है। राष्ट्रीय स्तर पर 2025 में भारत का कुल समुद्री मछली उत्पादन 35.7 लाख टन रहा, जिसमें 3% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय विज्ञान शिक्षिका को प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के अंतर्गत दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया है? क्या नाम है उनका? सोमा मंडल। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय लोगों को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स दिया जाता है। तो किनको दिया गया है? ये सोमा मंडल को दिया गया है, याद रखना आप लोग। तो भारत की विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल ने यह पुरस्कार जीता है। यह सम्मान उन्हें छात्रों में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु जागरूकता, ये पॉइंट भी याद रखना आप लोग कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया भैया? तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु जागरूकता इनके लिए दिया गया है। 126 देशों में आए 12,000 प्लस नामांकनों में से उन्हें 9 क्षेत्रीय विजेताओं में चुना गया है। पुरस्कार स्वरूप की बात करें तो लगभग 52,000 की पुस्तकों और ट्रॉफी दी गई है। लगभग 52,000, ये जो बना हुआ साइन वहां की मुद्रा का, लगभग 52,000 रुपए की पुस्तकें और ट्रॉफी दी गई है। किनको? सोमा मंडल को। उनका नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की 2026 की नई पाठ्य पुस्तकों में थैंक यू पेज पर प्रकाशित होगा। वे अब ग्लोबल विनर चरण में पहुंच चुकी हैं, जहां विजेता का चयन पब्लिक वोटिंग द्वारा होगा। तो यहां पर भी ये पहुंच चुकी है। तो सोमा मंडल नाम याद रखना। जेरेमिया मनाले हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे, जिन्हें संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बावजूद पद से हटा दिया गया? जैसे कि आपने देखा होगा, अविश्वास जहां भरोसा ना हो, तो वही है आपके सोलोमन द्वीप समूह। याद रखना आप लोग, कहाँ के हैं ये? तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है सोलोमन द्वीप समूह, वहां के प्रधानमंत्री थे। तो सोलोमन द्वीप की 50 सीटों वाली संसद में हुए मतदान के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 वोट पड़े और विरोध में केवल उसके 22 वोट पड़े। यानी कि 26 वोट इसलिए पड़े ताकि उनको पद से हटाया जाए, उनको हटाने के लिए। जब तक देश में नए प्रधानमंत्री के चुनाव 15 मई 2026 को निर्धारित हैं नहीं हो जाते, तब तक मोनेले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। देखिए भाई, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस, ये सवाल तो कई बार एग्जाम में आता है। कब मनाते हैं इसे? हम 8 मई को मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? 8 मई को। और यह विशेष दिन रेड क्रॉस संस्था के महान संस्थापक और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भीषण युद्ध, भयंकर प्राकृतिक आपदाओं और किसी भी संकट के समय निस्वार्थ भाव से मानवीय सेवा करने वाले स्वयं सेवकों को श्रद्धांजलि व सम्मान देना है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाएंगे? 8 मई को मनाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। उसके अलावा 2026 के लिए थीम क्या रहेगी? मानवता को जीवित रखना। ये इंपोर्टेंट रहता है। देखिए थीम इंपोर्टेंट है। 8 मई की जो थीम रहेगी, मानवता को जीवित रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1948 को। चलिए आगे देखते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान
इनका नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए नाम भी याद रखना है। द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर आधारित विशेष सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये किया गया है और इस सम्मेलन का आयोजन 5 मई को किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में सैन्य दक्षता को बढ़ाने और यूरो तकनीक के तैनातिक पहलुओं को गहराई से समझने के लिए। तो बस तुमको याद ये रखना ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। देखिए आगे, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी मिली है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश जो सूर्यकांत जी इस समय, उनके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश थे, अब उन्हें बढ़ाकर संख्या इनकी कर दी है 38। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, सारी चीजें बताऊंगा इनके बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो सीजीआई होंगे यानी कि मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में पेश किया गया था और उद्देश्य क्या है कि 92,000 प्लस लंबित मामलों को तेजी से निपटाना, यानी उन पे काम करना। अनुच्छेद 124 ए के तहत संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखना कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और 124 ए के द्वारा संसद जजों की संख्या को घटाया बढ़ा सकती है। इससे पहले 2019 में संख्या 31 से बढ़कर कितनी? 34 हुई थी। तो ये क्वेश्चन जीके के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? तो सूर्यकांत जी हैं। और कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के हैं। तो अब सर्वोच्च न्यायालय में 38 न्यायाधीश होने वाले हैं। आगे जाइए, विश्व भर में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने के विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कोलंबिया में। कहां पर किया गया साथियों? कोलंबिया में। तो कहां पर क्या है? कोलंबिया में। आयोजन की बात करें तो कोलंबिया के प्रसिद्ध तटीय और ऐतिहासिक शहर सांता मार्टा। तो कभी कभार क्या होगा, शहर का नाम दे देगा, तो संटा होता है ना हमारे यहाँ, तो सांता, ऐसे याद रखना। सांता मार्टा में 24 से 29 अप्रैल को हुआ। इस पर्यावरण शिखर सम्मेलन की संयुक्त मेजबानी कोलंबिया और किसने? नीदरलैंड ने मिलकर की है। तो ये भी आपका बन जाएगा क्वेश्चन। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल, गैस पर निर्भरता कम करने का रोड मैप तैयार करना है, यानी कि इन चीजों पर हमें डिपेंड कम रहना है और इसके दूसरे हमें चीजें खोजनी है। 2027 संस्करण की मेजबानी आयरलैंड और भैया तुवालू मिलकर करेंगे। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस साल किसने की है? कोलंबिया और नीदरलैंड ने। अगले साल कौन करने वाले हैं? तो आयरलैंड और तुवालू, ये दोनों मिलकर करने वाले हैं। स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना रागी जावा, कौन सी योजना? देखो बच्चों, रागी जावा को वर्ष 2029 तक के लिए विस्तारित कर दिया है, यानी कि ये योजना 2029 तक अब बनी रहेगी। तो कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। ऐसा करने वाला कौन है? तो प्रदेश का नाम हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। और यह पोषण कार्यक्रम राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ आंध्र प्रदेश के 44,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 तक के 30 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निरंतर प्राप्त होगा। यह पहल बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए, रक्तहीनता से लड़ने और उनकी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मददगार होगी। तो ये स्कीम क्या है? बच्चों के लिए है, जो उनके स्वास्थ्य को और उनके मस्तिष्क या फिर कह सकते हैं रोगों से मुक्ति कराने के लिए है। भारतीय रेलवे नेटवर्क के विस्तार के क्रम में हाल ही में दक्षिणी तट रेलवे को देश के कौन से रेलवे जोन के रूप में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये होने वाला है 18वां। कौन सा जी? 18वां। तो भारत के 18वें रेलवे जोन के स्वरूप में स्थापित किया गया है। मुख्यालय कहाँ बनेगा इसका? विशाखापत्तनम, यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कि अभी तक रेलवे में 17 जोन थे, अब साथियों रेलवे के अंदर 18 जोन बन चुके हैं। 18वां जोन कौन सा होगा? तो विशाखापत्तनम उसका मुख्यालय होगा। इसके अंतर्गत गुंटूर हो गया, कुंतकल हो गया और विजयवाड़ा जैसे रेलवे डिवीजन मंडलों को शामिल किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य तटीय आंध्र प्रदेश के समृद्ध क्षेत्रों में रेलवे के विकास और माल ढुलाई के संचालन में तेजी लाना है। तो याद रखना कि भारत का 18वां रेल मंडल कौन सा हो गया? दक्षिणी तट रेलवे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष का भार किसको संभाला गया है? तो शशि शेखर वेम्पति, नाम याद रखना इनका, शशि शेखर, ये बने हैं। चलिए
कब बने हैं? तो 6 मई 2026 को कार्यकाल रहेगा अगले 3 वर्ष इनका। शशि शेखर वेम्पति ने मैसूर गीतकार, कवि और लेखक प्रसन्न जोशी का स्थान लिया है। तो पूर्व में कौन थे? प्रसन्न जोशी। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो प्रसन्न जोशी का स्थान लिया है। वेम्पति इससे पहले प्रसार भारती के मुख्य सीईओ थे। चलो, साथ में वह AI फॉर इंडिया के सह संस्थापक भी हैं, तो नाम याद रखना। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, यानी कि स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पहला तो जानते होंगे आप लोग, चाइना है। अब दूसरे पे हम आ गए, यानी कि भारत इसका आंसर हो जाएगा। और हमने जापान को छोड़ दिया है साथियों पीछे। किसको? जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। तो भारत हो चुका है। और इस उत्पादन सूची में चीन पहले स्थान पर है, और जबकि भारत जापान को पछाड़कर सेकंड नंबर पर आ गया है। भारत का इस्पात उत्पादन 2014-15 में 77 मिलियन टन से बढ़कर कितना? 23-24 में 144 मिलियन टन हो चुका है। तो स्टील उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 5.2% है, से बढ़कर 2014 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 7.9%। यानी कि 2014 में हमारा हिस्सा 5% के आसपास था, और अब हमारा हिस्सा 8% के आसपास है। भारत फिनिश स्टील का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है, और लक्ष्य क्या है कि 2047 तक 500 मिलियन टन उत्पादन करना। देखिए, फिनिश स्टील का मतलब होता है जो माल बिल्कुल तैयार है बनकर बिकने के लिए या फिर उपयोग के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिनिश्ड स्टील बोलते हैं। भारत के किस शहर को जून 2026 में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला है? अब देखिए, ब्रिक्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, BRICS है ना, जानते होगे। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। तो इसकी बैठकें भी इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था शायद लेखपाल का, उसमें सवाल पूछा भी गया था कि कहाँ पर हुआ सम्मेलन इसका। तो देखिए, ये हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर, जो सबसे अच्छा और स्वस्थ शहर है। तो कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। आयोजन का हुआ 9 जून से लेकर ये 13 जून तक होगा, सॉरी। इस सम्मेलन की देखरेख वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय द्वारा की जाएगी। लक्ष्य क्या होगा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों, जलवायु के अनुकूल खेती और कृषि में डिजिटल एवं AI तकनीक का उपयोग करना। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के मूल सदस्य जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के साथ साथ संगठन के नए सदस्य भी आएंगे, और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। यानी कि इस सम्मेलन में सारे ब्रिक्स के सदस्य होंगे, चाहे वो पुराने वाले हों चाहे वो नए वाले। उनके अलावा और भी कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होने वाले। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका इंदौर। आगे देखिए भी, फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत हाल ही में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किस रेसलर ने जीता है? तो क्या नाम है उनका? किमी एंटोनेली। नाम याद रखना इनका, किमी एंटोनेली। और इस सीजन का इनका ये तीसरा खिताब है, तो इसलिए भी इनका नाम तुम्हें याद रखना है। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये साथियों इटली के रहने वाले हैं। तो अगर एक चीज और बता दूं मैं आपको, चलो पहले पढ़ लेते हैं इनकी थ्योरी। 19 वर्षीय रेसिंग ड्राइवर, क्या नाम है इनका? किमी एंटोनेली। इस युवा फॉर्मूला 1 रेसर ने लगातार 3 रेस जीतकर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया है, और यह मौजूदा सीजन में एंटोनेली की तीसरी जीत है। और एंटोनी ने ड्राइवर स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। कभी कभार क्या होता है, जो खिलाड़ी सुर्खियों में रहता है उसके देश का नाम पूछ लेते हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना, और इनके देश का नाम भी इटली के रहने वाले हैं। तो अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो देखो बनता है हमारी मेहनत के लिए, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करना, अपने बाकी मित्रों से भी कराना, ताकि वो भी ऐसी ऐसी वीडियो देख सके। प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये कब मनाते हैं साथियों? ये मनाते हैं 16 मई को। बहुत प्यारा सवाल है आपका। डेंगू, डेंगू जानते हो ना, अगर डेंगू हो जाए तबीयत खराब हो जाती है। आयोजन की बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाते हैं। इसका लक्ष्य क्या रहता है? मानसून आने से पहले। अब देखिए, कुछ दिनों के बाद में मानसून आएगा, यानी कि बारिश का मौसम आएगा, और जब बारिश का मौसम आता है तो पानी इकट्ठा होगा, और जैसे ही पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर आएंगे, और मच्छर द्वारा ही डेंगू फैलता है आप लोगों का। तो इसका लक्ष्य मानसून आने से पहले मच्छरों के पनपने पर रोक लगाना और लोगों को बचाव के उपयोग बताना ही काम होता है। डेंगू एक वायरल संक्रामक रोग है, ठीक है, और एंडीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो एंडीज मच्छर के। इसके थीम एकजुट हों, कार्रवाई करें और उन्मूलन करें, ये सब क्या होंगे इसकी थीम, और थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके अलावा कुछ डे भी हैं, जैसे 1 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 5 मई को अस्थमा दिवस, 7 मई को एथलेटिक, 8 मई को रेड क्रॉस, 8 मई को थैलीसीमिया, 10 मई को प्रवासी पक्षी, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो ये कुछ आपके थीम्स हैं और डेज हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये तो कभी ना कभी एग्जाम में आते रहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को किन 2 स्थानों के बीच संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये होगी साथियों गुजरात के अहमदाबाद से लेकर धोलेरा में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद से धोलेरा में। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लागत इसमें देखिए 20,667 करोड़ रुपए की, और गति कितनी होगी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे सरखेज से धोलेरा की दूरी मात्र 34 मिनट में आप तय कर सकते हो। इस रेल नेटवर्क के अंतर्गत कुल 13 स्टेशन के साथ 134 किलोमीटर लंबी दोहरी रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। इस रूट के प्रमुख धोलेरा हो गया, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन लोथल को आपस में जोड़ा जाएगा। और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो सारे बच्चे बताएंगे कि लोथल हड़प्पा कालीन में किस लिए प्रसिद्ध था। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए। और अच्छा एक पॉइंट इसका और रह गया है। इस प्रोजेक्ट को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 2030-31 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये साथियों आज का अंतिम सवाल है, यानी कि मई महीने की जो तीसरी क्लास हमने शुरू की है और अब खत्म होने जा रही है, ये उसका अंतिम सवाल है। और क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तो आपकी परीक्षा में लगभग आएगा ही आएगा। तो सारे पॉइंट इसके याद रखने हैं आप लोगों को, क्योंकि जो क्वेश्चन मोदी जी से संबंधित होते हैं, खास करके वे जब वो दौरे पर जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन से दौरे पर वो गए, कब कब गए, किन किन से मिले, कौन कौन से उन्होंने संबंध वहां पर जाके स्थापित किए। तो मई 2026 यानी कि 15 से 20 में, ये डेट भी याद रखना आप लोग, ये भी पूछ लेता है वो दौरे पे कब से कब तक रहे। तो 15 से लेकर 20 मई यानी कि 6 दिन तक वो रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों की यात्रा पर गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 देशों की यात्रा पर गए थे मोदी जी। और 5 देश कौन कौन से हैं? यूएई हो गया, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। तो ये 5 देशों के नाम याद रखना आप लोग, कौन कौन से? यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। 6 दिवसीय इनका दौरा था ये। 15 मई को सबसे पहले कहाँ गए? ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, तो इसे भी तुमको याद रखना है कि भैया 15 मई को सबसे पहले वो कहाँ गए? तो यूएई गए थे। आपके कहाँ गए? यूएई के राष्ट्रपति कौन है वहां के? शेख मोहम्मद बिन जायद से इनकी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी मुख्य विषय होंगे। 15 से 17 तक कहाँ गए? वो नीदरलैंड में गए, वहां के पीएम रॉब जेटन के साथ उनकी मुलाकात हुई। और क्या मुलाकात हुई? सेमीकंडक्टर और आधुनिक विनिर्माण के लिए। ये पॉइंट भी याद रखने आप लोगों से पूछ लेगा कि नीदरलैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन किन चीजों पर वार्ता की? तो याद रखना आप लोग, सेमीकंडक्टर और आधुनिक विनिर्माण के लिए की थी। आगे जाओ, 17 से 18 मई को स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ ग्रीन एनर्जी यानी कि हरित ऊर्जा और नवाचार पर महत्वपूर्ण समझौते किए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली बात तो इनका नाम ही तुम याद रखना आप लोग, ये पूछ लेगा उल्फ वाला कि इनके प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उनका नाम क्या है। उनके अलावा क्या क्या वहां पर महत्वपूर्ण समझौते किए? तो हरित ऊर्जा पर और नवाचार पर। उसके अलावा 18-19 को भैया नॉर्वे में क्या गए? तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और ध्यान रहे कि 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नॉर्वे दौरा है, तो क्वेश्चन आपका लिए और इंपॉर्टेंट हो गया जी। और अंत में 19-20 मई को इटली में वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, और कैसे भूल सकते हो तुम, वो जो टॉफी है ना, जो काफी सुर्खियों में थी वो टॉफी, मेलोनी मेडोली, मेलोनी मेलोडी, तो आराम से याद रखे हुए। तो मेलिनी और आपकी मेडोली। चलो, जहां आईमेक आर्थिक कॉरिडोर और राजनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 पर विस्तार चर्चा होगी। और इस यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या था? हाईटेक कूटनीति यानी कि एआई, रोबोटिक्स, ब्लू इकोनॉमी और यूएई व नीदरलैंड में रह रहे विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना। तो ये मोदी जी का भैया 5 देशों की यात्रा थी और 6 दिवसीय यात्रा थी, 15 से लेकर 20 मई तक। तो सभी साथी ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके जरूर बनने वाले हैं। तो साथियों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताना क्लास कैसी लगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है
तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी मित्रों को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना और अपने बाकी दोस्तों से भी कराना, क्योंकि हर दिन सुबह आपको 8 बजे हमारी क्लास मिल जाया करेगी डेली। तो डेली करंट अफेयर और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे कंटेंट के साथ में कराने वाला हूं। बस डेली आप क्लास देखते जाइए और बाकी अपने मित्रों में शेयर करते जाइए। उसके अलावा इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप जुड़ जाएं। उसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ और सारी क्लासें सब आपको यही मिलने वाली है हमारे एप्लीकेशन पे। तो साथियों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। बिल्कुल मत भूलना, कल क्लास इसी समय होगी हमारी 8 बजे। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।